कीव और खार्किव के बीच रूसी सेना बड़ा हमला उसने किया है और दावा किया जा रहा है कि सैन्य अड्डे पर हमले में यूक्रेन के 70 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए हैं। कीव के बाहरी इलाकों में रात भर से रुक रुक कर गोलाबारी जारी है। रूस सेना तेजी से कीव की ओर कूच कर रही है। यूएनएचसीआर काउंसिल ने यूक्रेन मसले पर तत्काल मीटिंग बुलाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें भारत ने तटस्थ रहने का फैसला किया है। मीटिंग के पक्ष में 29 देशों ने वोट किया, वहीं इस मीटिंग के खिलाफ 5 देशों ने वोट किया तो 13 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने के 49वें सत्र की शुरुआत में यूक्रेन स्थिति पर चर्चा करने के लिए परिषद में एक तत्काल बहस बुलाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूस इसका विरोध किया और कहा कि यूक्रेन में मानवाधिकार का कोई मामला नहीं है। हालांकि वोटिंग के बाद ये तय हो गया कि 3 मार्च को इस मुद्दे पर बहस होगी और उसके बाद मतदान होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वो लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के संपर्क में हैं और मैं उनके जज्बे की सराहना करता हूं। यूक्रेन के हालात पर मैक्रोन ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात करी। जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का दौर बढ़ता जा रहा है, रूस का अलग अलग देश प्रतिबंध रूस पर लगाते चले आ रहे हैं। ताज़ा मामले में अमेरिकन एयरलाइंस ने रूस के वाहक विमान एरोफ्लोट और S-7 के साथ अपने समझौते को रद्द कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने रूस पर यूक्रेन पर क्लस्टर बमों और वैक्यूम बमों से हमला करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के समर्थन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने रूस के इस कार्रवाई पर निंदा की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि कनाडा ने यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार उपलब्ध कराएंगे। साथ ही कनाडा ने रूस से तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को अटूट समर्थन का आश्वासन दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने से बातचीत के बावजूद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया कि यूक्रेन शांति चाहता है, लेकिन रूसी हमले से निपटने के लिए हमें और सपोर्ट के और हथियार की जरूरत होगी। रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच यूक्रेन के प्रशासन के मुताबिक खबर यह भी है कि यूक्रेन के सभी मोबाइल ऑपरेटर्स ने देश पर रूसी सिम के साथ रूस से आने वाली कॉल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के 12 डिप्लोमेट्स को देश से निकालने का आदेश जारी कर दिया है। रूसी राजदूत की ओर से यह जानकारी दी गई है। रूस ने अमेरिका के इस कदम को शत्रुपूर्ण कदम बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि रूस के 12 डिप्लोमेट्स को नॉन डिप्लोमेटिक एग्जीक्यूटिव के कारण देश से बाहर निकालने के लिए कहा गया है। रूस जैसी महाशक्ति से यूक्रेन सामना आसान नहीं होगा उसके लिए, लेकिन यूक्रेन की सेना और वहां जनता रूस सैनिकों से जमकर मुकाबला कर रही है। ऐसी तस्वीरें हमको नजर आ रही हैं। विशाल सेना के बाद भी आज युद्ध का 6वां दिन है, लेकिन रूस अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है। हालांकि रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग और तेज हो चली है। रूसी सैनिकों ने कीव में कल मिसाइलों से जमकर तबाही बरपाई। रूस की वार्ता हो रही थी, ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक के बाद एक कई मिसाइलों से अटैक कर दिया, जिनमें से कुछ ने तो रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाया। इन हमलों से यूक्रेन को खासा नुकसान पहुंचा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी पुतिन से बातचीत की है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की तरफ से अब बेहद बड़ा मिलिट्री काफिला भेजा गया है। जानकारी मिली है कि रूस का 64 किलोमीटर लंबा सैनिक काफिला कीव की तरफ कूच कर रहा है। रूसी हमले के बाद से अब तक यूक्रेन की तरफ भेजा गया ये सबसे लंबा मिलिट्री काफिला है। इससे पहले तक भेजे गए रूसी काफिलों का साइज 3 मील तक रहा था। स्पेस फर्म मैक्सर टेक्नोलॉजीज की तरफ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरावने वाली हैं। काफिले के साथ साथ उसमें कीव से सटे इलाकों में भी जलते घर भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये काफिला कीव के नॉर्थ वेस्ट में करीब 45 किलोमीटर दूर देखा गया है। इस बीच जंग रोकने का समाधान तलाशने के लिए कल यूक्रेन और रूस के बीच बेलारूस में बैठक हुई थी, लेकिन बैठक जो है बेनतीजा रही। बेलारूस में ही दूसरी बैठक जल्द करने का फैसला कर दिया है। हैरानी इस बात की है कि एक और जहां बेलारूस में यूक्रेन और रूस की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ युद्ध छिड़ा हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति
ज़ेलेंस्की ने मांग की है कि दुनिया के सभी एयरपोर्ट को रूस के लिए बैन कर दिया जाए। इससे पहले कई देशों ने रूसी विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। रूस ने अब जवाब में अल्बानिया, ब्रिटेन, फ्रांस, एस्टोनिया, फिनलैंड, हंगरी, डेनमार्क, ग्रीस, आयरलैंड, इटली समेत कई देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने का फैसला किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के वोट नहीं करने पर अमेरिका ने कहा है कि इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले की तरह मजबूत रहेंगे। हालांकि हम अपनी बात भारत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत ला रही है। आज सुबह 7:30 बजे छात्रों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई पहुंची। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने छात्रों का स्वागत किया। मुंबई पहुंचे कुछ छात्रों ने कहा कि वो जान बचाने के लिए बंकर में शरण ले रखी थी। उन्होंने 216 भारतीय छात्रों को लेकर बुडापेस्ट से नई दिल्ली के 8वीं फ्लाइट रवाना हो चुकी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि यूक्रेन से सबकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक और ट्वीट किया है। बुखारेस्ट से भी 9वीं फ्लाइट रवाना हो चुकी है जिसमें 218 भारतीय नागरिक हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिख दिया कि जब तक सभी भारतीय यूक्रेन से भारत नहीं आ जाएंगे तब तक अपनी कोशिश लगातार जारी रखेंगे। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव में जान बचाने के लिए लोग जल्द से जल्द शहर छोड़ देना चाहते हैं, इसलिए रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई है। कुछ यही हाल सड़कों का है जहां कारों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग जल्द से जल्द शहर छोड़ने के लिए आतुर हैं। ब्रिटेन ने सभी रूसी बैंकों की संपत्ति को फ्रीज करने का ऐलान कर दिया है। टर्की भी काला सागर में एक्शन में आ गया है। एजेंसियों के रिपोर्ट के मुताबिक टर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को लेकर हार नहीं मानी है और उनका देश एक इंटरनेशनल कन्वेंशन को लागू करेगा जो टर्की को काला सागर में प्रवेश के लिए जल डमरू मध्य को बंद करने की अनुमति देगा। 2 युद्ध कर रहे देशों के युद्धपोत को काला सागर में जाने से रोका जाएगा। यूक्रेन के हालात को लेकर अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने पहले ही कहा था कि वो यूक्रेन के हालात पर नजर बनाए हुए है। अब कोर्ट की ओर से ये कह दिया गया है कि हम यूक्रेन के हालात की जांच करेंगे। यूक्रेन की सरकार ने रूस पर नरसंहार करने का आरोप लगाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ ने 2022 विश्व चैंपियनशिप से रूस को निलंबित कर दिया और देश को 2023 युवा चैंपियनशिप की मेजबानी करने से भी प्रतिबंधित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ ने एक बयान जारी करके सभी रूसी और बेलारूस राष्ट्रीय टीमों को, क्लबों को हर आयु वर्ग और सभी IIHF प्रतियोगिताओं से अगले आदेश तक भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। – 2022 विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग मैचों समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट से रूसी टीमों को निलंबित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यह बड़ा फैसला लिया है। विश्व रग्बी कार्यकारी समिति ने भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सिफारिशों के बावजूद रूस और बेलारूस को सभी अंतर्राष्ट्रीय रग्बी टूर्नामेंट से तत्काल निलंबित कर दिया है। अब रूस के रग्बी खिलाड़ी रूस से बाहर किसी भी देश में रग्बी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम। सुबह से ही मंदिरों के बाहर जलाभिषेक के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में की गई है खास सजावट। महादेव मंदिर में फूल, बेल पत्री और जल लेकर इंतजार करते दिखे भक्तगण। वाराणसी में आज भक्तों के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को खोल दिया गया है, जिसे श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ का अनूठा दर्शन प्राप्त कर भक्त अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं।
महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको बता दें कि पुराणों में ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान शंकर का पार्वती माता के साथ विवाह हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में भी लोगों में शिवरात्रि को लेकर खासा उत्साह नजर आया। सुबह से ही लोग मंदिरों में पहुंचने लगे और भगवान भोलेनाथ की पूजा की। मंदिरों में अभी भी भक्तों की भीड़, लंबी कतारें नजर आ रही हैं। दो साल से कोरोना की वजह से भगवान के दर्शन के आतुर भक्त आज नासिक में उमड़ रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव के लिए भक्तों का आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर में सुबह 4 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई। फिर नागा साधु ने पूजा अर्चना की। आरती के बाद सुबह 6 बजे आम लोगों के लिए दर्शन खुले। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर खूब रौनक देखी जा रही है। महादेव के जयकारी के साथ भक्त लाइन में लगाकर भोलेनाथ के दर्शन के बेताब नजर आ रहे हैं। महाकाल का आशीर्वाद पाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद के दुग्धेश्वर मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शिवरात्रि के मौके पर दुग्धेश्वर मंदिर की खास अंदाज में सजाया गया है। कानपुर के प्रसिद्ध आनंदेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन नजर आई। लाखों भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनसे आशीर्वाद लिए। जयकारी लगाते हुए भक्तों से पूरा मंदिर भरा हुआ है। भक्तों का कहना है कि आनंदेश्वर बाबा के दर्शन जो कोई एक बार कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उत्तराखंड के बाबा बद्री विशाल के प्रांगण में भी महाशिवरात्रि के मौके पर जयकारे लगे। जयघोष से पूरा प्रांगण ओत-प्रोत हो गया। आईटीबीपी के जवानों ने इस मौके पर भारत माता का जयकारा लगाया। आईटीबीपी की, आईटीबीपी की, आईटीबीपी की, बद्री विशाल की, बद्री विशाल की, बद्री विशाल। चुनाव प्रचार के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर पहुंचे और पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। आज से रेलवे ने सामान्य क्लास की टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है, जिससे कि यात्री अब जो है जनरल क्लास के डिब्बे में यात्रा कर सकेंगे। कोरोना के चलते रेलवे ने इस सेवा पर पाबंदी लगा रखी थी और टिकटों की बिक्री भी उन पर रोक लगा रखी थी। उत्तर प्रदेश में अब जहां भी वोटिंग हुई है उनमें से कई जगहों पर 2017 के मुकाबले कम मतदान नजर आ रहा है। इसलिए बलरामपुर जिले में पुलिस ने अनूठी पहल कर दी है। लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लेट्स वोट बलरामपुर कैंपेन शुरू किया है, जिसके लिए 200 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने दया लाचुल पहाड़ी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है, जिससे तेजी से सड़क का चौड़ीकरण शुरू करने की से कश्मीर में यातायात का भार कम होगा। दयाल चक से चालान तक 25 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने का कार्य GREF एजेंसी को सौंप दिया गया। कर्नाटक के हुबली में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे के 25 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। केंद्र की इस योजना से कर्नाटक में विकास को एक नया आयाम मिलेगा। ताज़ा बर्फबारी से पुलवामा के सेब किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि इस बर्फबारी से सेब की फसल को काफ़ी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। कश्मीर में हर साल 20 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है। आज समाप्त होगा उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीट्स पर 3 मार्च को होना है मतदान। मुख्यमंत्री योगी की चुनावी किस्मत का भी फैसला इसी क्षेत्र में होगा।
आज से छात्रों के लिए फिर से खुल गया जम्मू विश्वविद्यालय और कश्मीर विश्वविद्यालय का परिसर। कोविड संक्रमण में कमी आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया है बड़ा फैसला। कर्नाटक और महाराष्ट्र में बच्चों के लिए आज से खुल गए स्कूल। कोविड गाइडलाइंस के साथ पढ़ाई शुरू। दूध पर आज से महंगाई की मार। महंगा हुआ अमूल का दूध। कंपनी ने प्रति लीटर 2 रुपए मूल्य बढ़ाया। गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन को हुए 99 साल। अब तक गीता प्रेस ने 7,177 किताबों को किया है प्रकाशित। कंगना सारर फिल्म धाकड़ 27 मई को रिलीज होगी। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर फिल्म धाकड़ की फोटो अपलोड की है, जिसमें बताया गया है कि फिल्म 4 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होने जा रही है। पहले ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब परिवर्तन हुआ है। संजय लीला बंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने अपने पहले वीकेंड में 39.12 करोड़ रुपए की कमाई की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में भी फिल्म कमाई अच्छी रहेगी। विदेशों में भी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की कमाई बढ़िया हो रही है। मार्च का महीना बॉलीवुड के लिए एक नया उत्साह लेकर आया है। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड 4 मार्च को रिलीज होने जा रही है। प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधेश्याम 11 मार्च को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती के अभिनय से सजी द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमाघर में रिलीज होगी। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बच्चन पांडे 18 मार्च 2022 को रिलीज होने जा रही है। मार्च महीने में सिर्फ बड़ी फिल्में ही नहीं है, बल्कि कई बड़ी वेब सीरीज भी रिलीज होने जा रही है। रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस 4 मार्च को रिलीज होगी। ये एक ब्रिटिश सीरीज लूथर की रीमेक है। वेब सीरीज अनदेखी 2 4 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। विद्या बालन और शेफाली शाह के अभिनय से सजी जलसा 18 मार्च को रिलीज होने जा रही है। एक्ट्रेस सोआ अली खान और उनके पति कुणाल खेमू दोनों ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ये दोनों पूरी फैमिली के साथ श्रद्धाभाव से महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी बेटी इनाया खेमू भी उनके साथ है। वीडियो में कुणाल शंख बजाते हुए नजर आ रहे हैं।